अपनी ज़मीन अपना आसमान पैदा कर, अपने कर्म से नया विश्वास पैदा कर, मांगने से मंजिल नहीं मिलती ए मेरे दोस्त, तो अपने हर कर्म में विश्वास पैदा कर। नमस्कार, स्वागत है आपका, मैं हूं आपका साथी KR चौधरी। साथियों, हम जो बात कर रहे थे, हमारा जो पहला वाला जो सेशन चला था उसमें हमने जो बात की थी वो हमने क्या पढ़ा था, तो हमने दीर्घ संधि है उसको लेकर हम बात कर रहे थे साहब, है ना। दीर्घ स्वर संधि है उसको लेकर हम बात कर रहे थे कि दीर्घ स्वर संधि का निर्माण है वो कैसे होता है। तो इसमें दीर्घ स्वर संधि है, इसका जो निर्माण होने वाला है साथियों, तो इसमें एक तो हमने पैटर्न ये पढ़ा था कि अगर ए के बाद में ए या आ के बाद में आ होता है तो वहां पर क्या हो जाएगा साहब, आ हो जाएगा। दूसरा पैटर्न ये था कि ई के बाद अगर ई होता है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा साहब, दीर्घ ई हो जाएगा। और तीसरा पैटर्न ये चलता है कि अगर ऊ के बाद ऊ होगा तो वहां क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। पहचान क्या आएगी, कोई भी शब्द आएगा उसमें मात्राएं आएगी साहब ऐसे। अगर इस प्रकार की मात्राएं जहां पर आती है वहां पर जो संधि होगी वो कौन सी होने वाली है, दीर्घ संधि होने वाली है। इस पैटर्न को और इससे कुछ पढ़ने वाले उदाहरण है उनको लेकर हमने पहले वाली जो क्लास है उसमें हमने बात की थी। शेष इसी के कुछ उदाहरण और हैं, इस पैटर्न के कुछ उदाहरण है उनको लेकर हम बात करते हैं, फिर इस पैटर्न को लेकर बात करेंगे और फिर इससे समझे कुछ अपवाद होते हैं उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करने वाले हैं। देखो साथियों, यहाँ पर जो है ये वाला जो पैटर्न है, दूसरा वाला पैटर्न इस पैटर्न को लेकर अगर हम बात करें इस पैटर्न से, तो इस पैटर्न में क्या होता है साहब, तो इस पैटर्न में एक तो निर्माण होता है, इसमें जो उपसर्ग आते हैं उनसे बनता है और एक स्त्रीलिंग शब्द ना उनसे बनता है। जैसे प्रत्यय आते हैं तो इसमें हमने एक तो प्रत्यय देखा है साहब, प्रति उपसर्ग है, वो पहले वाली क्लास में देख लिया था क्या है। तो जैसे कि हमने देखा था साहब प्रतीत, अब प्रतीत शब्द बनता है वो बनता है प्रति प्लस इत है, उससे बनता है प्रतीत, है ना। एक हमने वी उपसर्ग देख लिया था, जैसे कि आ गया साहब विकसक है ना। तो जो विकसक है ये बनता है किससे, तो यहाँ पर हो जाएगा वी प्लस इक्सक, वी प्लस इक्सक से क्या बन जाएगा साहब, विकसक है वो बन जाता है। तो यहाँ पर ये दो उपसर्ग है, कौन से वाले, एक तो प्रति उपसर्ग है और एक जो वी उपसर्ग है, इनको लेकर हमने पहले वाली जो क्लास है, प्रतीत है, प्रतीक है ना, प्रतीक्षा है, ऐसे शब्द हमने देखा था। इसमें बनने वाले जैसे विकसक है, वीक्षण है, इस प्रकार के उदाहरण हमने देख लिया था। आज हम जो बात करेंगे इसी में और जो उपसर्ग है उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। जैसे कि और जो उपसर्ग आता है इनमें अगर मैं बात करूं, जैसे कि आ गया साहब हमारे पास में परि उपसर्ग है, इस परि उपसर्ग से भी क्या बनते हैं साहब, इस संधि का निर्माण होने वाला है। दीर्घ संधि का जो निर्माण है परि उपसर्ग लगने से भी क्या बनता है साहब, परि उपसर्ग से भी इस प्रकार के शब्द ना वो बनते हैं। जैसे हमारे पास में शब्द आ गया साहब परीक्षा। अब एग्जामिनर हमसे पूछेगा कि बताओ जो परीक्षा शब्द है इसमें संधि है वो कौन से होने वाली है। तो देखो यहाँ पर परीक्षा में आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो री है, इसमें ई दीर्घ आ गया, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब ऐसे, परि प्लस इक्सा से क्या बनता है, परीक्षा है वो बनता है। तो परि प्लस इक्सा से क्या बन जाएगा साहब, परीक्षा है वो बन जाता है ना। तो परि में क्या है आपका री है। यहाँ पर अगर हम बात करें इस परी में क्या है साहब, तो इस परी में प है, ये र है, र में क्या साहब ई है और इधर क्या आ जाएगा साहब, इक्सा है वो आ जाएगा। इधर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। मिलाएंगे तो देखो ये प है, इस र में ई मिल गया तो री हो गया और शेष के यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब, सा आ जाएगा। तो ये क्या बन गया, परीक्षा बन गया। तो परीक्षा है। इसी प्रकार से जैसे उदाहरण आता है हमारे पास में, जैसे आ गया साहब परीक्षिप्त, परीक्षिप्त है आ गया। परिक्षिप्त का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब परिधन ईशिप्त, परिधन ईशिप्त से क्या बनता है, परिक्षिप्त है ना वो बनता है। तो ये देखो प है, ये र है, र में क्या साहब ई है, इधर क्या आ गया, तो इधर आ जाएगा साहब ईशिप्त है ना वो आ गया। इधर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो प है, र में ई मिल गया तो री हो गया और शेष क्या आ जाएगा साहब, वो ऐसा का ऐसा आ गया। तो हमारे पास में शब्द क्या बन गया, परिक्षिप्त है ना वो बन गया। तो ऐसे शब्द जहाँ पर परि उपसर्ग से है उससे भी जो ये जो हमारी संधि है वो बनती है। दीर्घ संधि है वो एक तो प्रति उपसर्ग आ गया, एक आपका वी उपसर्ग आ गया और एक आपका क्या आ गया साहब, परि उपसर्ग है, उनसे मिलकर क्या बनती है साहब, ये संधि है वो बनती है। इसके अलावा इसमें एक अभी उपसर्ग है ना, इस अभी उपसर्ग से भी क्या बनता है साहब, यहाँ से इससे भी बनता है ना, अभी उपसर्ग से भी कुछ शब्द है ना वो बनता है। जैसे हमारे पास में आ गया अभिप्सा, अभिप्सा शब्द आ गया। अभिप्सा का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है साहब अभिधन इप्सा है वो बनता है। अभिधन इप्सा से क्या बनता है, अभिप्सा है वो बनता है। तो ये अ है, ये ब है, भ में क्या साहब ई है, इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा साहब इप्सा है। बताओ ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो देखो तो ऐसा कैसा गया, इस ब में ई मिल गया तो बी हो जाएगा और शेष क्या आ जाएगा साहब, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन जाएगा, अभिप्सा बन जाएगा। तो अभी प्लस इप्सा से क्या बनता है, अभिप्सा शब्द का निर्माण होता है। इसी प्रकार देखो जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है अभिष्ट, अभिष्ट आता है।
अभिष्ट का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है साहब अभिधन इष्ट ना, इससे बनता है अभिधन इष्ट से क्या बन जाएगा अभिष्ट। अब ध्यान दीजिएगा जब भी उपसर्ग होगा अंत में क्या आएगा साहब दीर्घ स्वर नहीं आएगा, ऋस्व स्वर का प्रयोग होगा। अभी भय में क्या आएगा साहब ई आएगा और इधर क्या आ गया इष्ट आ गया, इधर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा। अब मिलाएंगे तो ये देखो अ है, इस भय में देखो ए मिल गया तो भी हो गया और शेष क्या आ जाएगा स और ट आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अभिष्ट बन जाएगा। तो अभी उपसर्ग से भी क्या बनता है अभिप्सा है, अभिष्ट है, इस प्रकार के शब्द ना वो बनता है। एक इसी संधि में एक हमारा अधि उपसर्ग भी आता है ना, इस अधि उपसर्ग से भी क्या बनता है साहब कुछ शब्दों का निर्माण होता है। जैसे आ गया साहब अधीक्षक आ गया है ना, अधीक्षण आ गया तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अधिधन इक्षक है ना वो हो जाता है, अभिधन इक्षक से अभिषक अधीक्षक है ना वो बन जाता है। ये अ है, ये पहला पद का अंतिम दी है, दी में क्या साहब ई है, इधर क्या आ गया इधर आ गया साहब इक्षक आ गया। बताओ ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा दीर्घ ई हो जाएगा, ये हमने कर दिया साहब। अब मिलाएंगे देखो अ है, इस द में देखो ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा दी हो जाएगा और शेष क्या जाएगा स और क्या जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा अधीक्षक है ना वो बन जाएगा। तो अधि प्लस शिक्षक से क्या बनता है साहब अधीक्षक है ना होता है। ऐसे देखो एक आता है अधीक्षण, अधीक्षण है ना वो भी बनता है। अधीक्षण शब्द किससे बन जाएगा तो अधि प्लस इक्षण है उससे क्या बन जाएगा साहब अधीक्षण है ना वो बन जाता है। तो ये अ है, ये द है, द में क्या साहब ई है, इधर क्या आ जाएगा इक्षण है ना वो आ गया, इधर ई और ई मिलकर क्या हो गया दीर्घ ई हो गया। मिलाएंगे देखो अ है, इस ध में देखो ई मिल गया तो क्या हो गया दी हो गया और शेष क्या आ जाएगा ऐसा का ऐसा आ गया, तो ये क्या बन जाएगा साहब अधीक्षण है ना हो जाता है। तो अधि प्लस इक्षण से क्या बन जाएगा अधीक्षण शब्द का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या क्या पढ़ लिया है साहब, एक तो हमारे पास में अधि उपसर्ग आता है ना, ये कौन सा आ जाएगा साहब अभि उपसर्ग हो गया। ऐसे क्या था साहब अभि उपसर्ग आ गया, ऐसे परि उपसर्ग आ गया, ऐसे वी आ गया और एक बन गया आपका प्रति उपसर्ग हो बन गया। तो इन उपसर्गों से क्या बनता है इस दीर्घ संधि है, इस दीर्घ संधि का निर्माण होने वाला है। इनके अलावा इस दीर्घ संधि है ये तो हमारे उपसर्ग आएगी, इनके अलावा भी इस संधि का जो निर्माण होने वाला साथियों वो होता है स्त्रीलिंग शब्दों से भी होता है। कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उन स्त्रीलिंग शब्दों का अगर प्रयोग होगा तो वहां पर भी क्या बनती है दीर्घ संधि है वो बनती है। अब कैसे बनती है उनमें कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं। जैसे कि कुछ स्त्रीलिंग शब्द है साहब, जैसे कि स्त्री आ गया है ना, जैसे कि नारी आ गया, जैसे कि देवी आ गया, जैसे कि मही आ गया। मही का मतलब क्या होता है तो मही का मतलब होता है पृथ्वी है ना। जैसे कि रजनी आ गया, रजनी है ना, जैसे स्त्री आ गया रजनी आ गया। जैसे कि श्री आ गया, श्री का मतलब क्या होता है तो श्री का मतलब होता है साहब लक्ष्मी होता है ना, लक्ष्मी है वो हो गया। तो जैसे कि हमने बात किया है कि साहब ये स्त्रीलिंग शब्द हैं, नारी है, देवी है, स्त्री है, मही है ना, मही है, पृथ्वी है, रजनी है, ये सारे शब्द क्या हैं स्त्रीलिंग शब्द हैं। जब भी स्त्रीलिंग शब्दों का एक बात ध्यान रखिएगा, इन सभी के अंत में क्या आएगा साहब दीर्घ स्वर आएगा। कैसे, इसे जैसे कि नारी शब्द है, इस नारी शब्द को हम ऐसे नहीं लिख सकते, इस रूप में लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा साहब गलत हो जाएगा। गलत क्यों होगा, क्योंकि जब भी स्त्रीलिंग शब्द होता है उसके अंत में ऋस्व स्वर नहीं आता है, क्या आएगा दीर्घ स्वर आएगा। यानी कि नारी को हम ऐसे ही लिख सकते हैं, जब भी स्त्रीलिंग शब्द होगा अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग होने वाला। यहाँ पर दीर्घ स्वर कौन सा है साहब, एक तो ये ई आता है, एक ये ई आता है, ये तो हो गया ऋस्व ई और ये हो जाएगा साहब दीर्घ ई। तो जब भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसमें दीर्घ स्वर का प्रयोग होने वाला है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साहब, ये नारी है ना, स्त्रीलिंग स्त्री है, नारी है, देवी है, मही है, पृथ्वी है, रजनी है, श्री है और लक्ष्मी है, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग शब्द में क्या आ गया साहब दीर्घ स्वर का प्रयोग हो गया। अब ये तो बात होगी साहब कि स्त्रीलिंग शब्द जहां जहां होंगे वहां वहां क्या होगा दीर्घ स्वर का प्रयोग होने वाला है। अब इनमें क्या करता है एग्जामिनर, इनमें 3 शब्दों का ही ज्यादा प्रयोग वो करता है। कौन सा, एक तो जोड़ता है इनके इच्छा, या क्या जोड़ता है, एक इनमें जोड़ता है ईश और एक इनमें क्या जोड़ता है साहब, एक जोड़ता है इसमें ईश्वर। इन 3 शब्दों को जोड़कर ही क्या करता है साहब वो शब्द है उनका निर्माण है वो करता है। यानी कि कोई भी स्त्रीलिंग शब्द होगा उसके अंत में क्या जोड़ेगा, इच्छा, ईश और ईश्वर है, इन्हीं को जोड़कर क्या बनाता है वो नए शब्दों का निर्माण है वो करता है। अब हम देखते हैं साहब कि इसमें इन शब्दों को जोड़ने के बाद में किस प्रकार के शब्द ना वो बनते हैं, उनको लेकर हम समझने का प्रयास है वो करते हैं। जैसे एग्जाम में जो प्रश्न आएगा, जैसे कि आ गया साहब, जैसे कि हमारे पास में आ गया ये आ गया नारीश्वर शब्द आ गया है ना, नारीश्वर आ गया। इसी प्रकार से आ जाएगा साहब देवी इच्छा है ना वो आ गया, नारीश्वर आ गया, देवी इच्छा है वो आ गया है ना। इसी प्रकार से मैं बात करूं, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया ये वाला, जैसे कि हमने बात कर लिया साहब, जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया साहब महिष आ गया है ना, महिष आ गया। जैसे कि श्री आ गया साहब, श्रीष आ गया, जैसे श्रीष है वो आ गया। जैसे रजनीश आ गया
है ना, रजनीश है वो आ गया। जैसे कि आ गया साहब आपका क्या आ जाएगा, आपका महेश्वर आ जाएगा, है ना, महेश्वर है वो आ गया, महेश्वर आ गया। जैसे कि यहाँ पर आ जाएगा स्त्री इच्छा आ गया, ऐसे शब्द आ गए। अब आपसे पूछा गया कि बताओ इन शब्दों में संधि कौन सी होने वाली है, तो इन शब्दों में हम आराम से देखकर बता सकते हैं कि साहब इसमें संधि तो दीर्घ है। कैसे पता चला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ हमने देखा कि नारीश्वर शब्द है, देखो यहाँ पर री में ई की मात्रा बड़ी आ रही है क्या। अब एग्जामिनर दो ही बात पूछता है कि बताओ इस शब्द में संधि कौन सी है, ये इसका संधि विच्छेद क्या होने वाला, बस ये दो ही बात पूछता है। तो अब हम यहाँ पर बात करें तो नारी जो शब्द है इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा साहब नारीधन ईश्वर, नारीधन ईश्वर है, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो ये ना है, ये र है, र में क्या साहब ई है, इधर क्या आ जाएगा, तो इधर आ गया साहब ईश्वर है वो आ गया, इधर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। अब मिलाएंगे साहब, तो ये देखो ना तो ऐसा कैसा गया क्या, री में ई मिल गया तो री हो गया, और शेष क्या आ गया, ऐसा कैसा गया। तो बताओ शब्द क्या बन गया हमारे पास में, नारीश्वर बन गया। नारी का ईश्वर, नारी का ईश्वर कौन होता है, तो नारी का ईश्वर होता है उसका पति यानी कि स्वामी, है ना, उसका पति है उसके लिए प्रयोग होता है। ऐसे देखो यहाँ पर आता है साहब देवी इच्छा है। अब देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद हो गया, देवी धन इच्छा है ना वो इसका संधि विच्छेद हो गया साहब, देवी धन इच्छा इसका संधि विच्छेद हो गया। तो ये देह है, ये वह है, वह में ई है, और इधर क्या आ जाएगा, इच्छा है वो आ गया, इधर ई और ई मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ई हो गया। मिलाएंगे तो ये देखो देह है, वह में देखो ई मिल गया तो वी हो गया, और शेष क्या आ गया साहब, ऐसा कैसा गया। तो ये क्या बन जाएगा, देवी इच्छा बन जाएगा, यानी कि देवी की इच्छा होगी वो क्या कहलाएगा साहब, देवी इच्छा है वो कहलाता है। तो नारी का ईश्वर यानी कि नारी का स्वामी यानी कि उसका पति नारीश्वर हो गया, और देवी की इच्छा क्या कहलाएगी, देवी इच्छा कहलाती है। ऐसे देखो यहाँ पर रजनीश है, देखो एक ही जगह मात्रा दिख रही है ना, किसकी है साहब, दीर्घ ई की है। तो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है रजनी धन ईस, रजनी धन ईस इसका संधि विच्छेद होगा। तो र ज न है, न में क्या साहब ई है, इधर क्या आ जाएगा, ईस है ना वो आ गया। बताओ ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो र है, ये ज आ गया। अब न में देखो ई मिल जाएगा तो नी हो जाएगा, शेष क्या आ जाएगा, स आ जाएगा। तो क्या बन जाएगा, रजनीश। रजनी का मतलब होता है रात्रि, इसका मतलब क्या होता है साहब, रात्रि होता है। और ईस का मतलब क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब होता है साहब स्वामी। तो रात्रि का जो स्वामी होगा वो क्या कहलाएगा, रजनीश कहलाता है। अब रात्रि का स्वामी कौन होता है साहब, तो रात्रि का स्वामी होता है चंद्रमा। तो ये रजनीश जो शब्द है ना वो किसके लिए प्रयोग होता है, तो ये चंद्रमा के लिए प्रयोग होने वाला है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर हमारे पास में आ रहा है साहब ये वाला श्रीस आया। श्रीस का जब संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है श्री प्लस ईस है ना वो बनता है। इस श्री का मतलब होता है लक्ष्मी, इसका मतलब क्या हो जाएगा साहब, लक्ष्मी हो जाएगा, है ना। तो ये देखो श्रय है, श्रय में क्या साहब ई है, इधर क्या आ गया, ईस है ना वो आ गया, इधर ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। अब देखो श्रय में ई मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, श्री हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा साहब से आ जाएगा। तो अब यहाँ पर श्री का मतलब लक्ष्मी हो गया, ईस का मतलब क्या होता है, स्वामी होता है। तो जो लक्ष्मी का जो स्वामी है वो कौन होता है, तो ये विष्णु के लिए प्रयोग होता है साहब। ये जो श्री शब्द है वो किसके लिए प्रयोग होगा, विष्णु के लिए प्रयोग होता है ना। तो यहाँ पर लक्ष्मी का जो स्वामी होगा वो विष्णु होता है ना। रात्रि का जो स्वामी होता है वो कौन होता है साहब, चंद्रमा होता है। इधर देखो यहाँ पर देखो एक ही जगह मात्रा आ रही ना, संधि विच्छेद करते हैं साहब। तो इसका संधि विच्छेद होता है मही प्लस ईस है ना, इसका संधि विच्छेद होता है। तो ये मैं है, ये है में क्या साहब ई है, इधर क्या आ जाएगा, ईस है ना वो आ गया। बताओ ई और ई मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ई। अब मिलाएंगे देखो मैं है में देखो ई मिल गया तो ही हो गया, शेष क्या आ जाएगा, से आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, महिष बन जाएगा। मही का मतलब क्या होता है, तो मही का मतलब होता है साहब पृथ्वी, इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्वामी। तो पृथ्वी का जो स्वामी होता है वो महिष कहलाता है। वो किसके लिए प्रयोग होता है, वो राजा के लिए प्रयोग होता है। भाई जो भूमि है, पृथ्वी है, इसका जो स्वामी है वो राजा है, वो माना गया है। तो यहाँ पर महिष शब्द है ना वो प्रयोग होने वाला साहब राजा के लिए प्रयोग होता है। ऐसे देखो महेश्वर है, महेश्वर का जब संधि विच्छेद करते हैं तो यहाँ पर इसका संधि विच्छेद होता है मही धन ईश्वर, मही धन ईश्वर होता है। मही का मतलब क्या हो गया, पृथ्वी हो गया, और ईश्वर का मतलब क्या हो जाएगा, स्वामी हो जाएगा। तो महेश्वर जो शब्द है ना वो भी किसके लिए प्रयोग होता है, वो भी राजा के लिए प्रयोग होता है। अब हमने यहाँ पर मही को ऐसे ही क्यों लिखा साहब, मही को इसलिए लिखा कि मही स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए अंत में दीर्घ स्वर आ जाएगा, और ईश्वर भी ईश्वर ऐसे आता ही है ना। तो इस प्रकार से अब स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अंत में दीर्घ स्वर का प्रयोग होगा, पहली बात है। इसमें ज्यादातर जो भी सब एग्जाम में प्रश्न आता है और एग्जाम में जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या करता है साहब, इनमें तीन शब्दों का प्रयोग करता है, इच्छा है, ईश और ईश्वर है, इन्हीं का क्या करता है साहब प्रयोग है वो कर प्रश्न ना वो बनाता है। तो इस प्रकार से बनकर प्रश्न बनाएगा तो हम आराम से कर पाएंगे। आ गया समझ में। चलो साहब ये तो हो गया कौन सा वाला,
ये तो हो गया हमारा इस प्रकार से, अगर ऐसा होता है तो हम इस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक शब्द आता है जैसे कि यहाँ से, ये भी कई बार प्रश्न वो पूछा गया है, कैसे भाई, यहाँ पर आ गया हमारे पास में, जैसे कि आ गया साहब ये वाला, जैसे आ गया महती इच्छा, महती इच्छा आ गया। अब महती इच्छा इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है साहब महती धन इच्छा है ना, वो होता है। महती का मतलब क्या हो जाएगा, दीर्घ या बड़ी हो जाएगा। इच्छा का मतलब क्या हो जाएगा साहब, इच्छा का होना है, तो दीर्घ इच्छा का होना है वो क्या कहलाएगा, महती इच्छा है वो कहलाता है। तो इधर क्या हो जाएगा साहब, ई और ई मिलकर दीर्घ ई हो जाएगा, मिलाएंगे तो मैं है तय में ई मिलकर ती हो गया, और शेष ऐसा का अच्छा आ गया। तो क्या बन गया साहब, महती इच्छा है ना वो बन गया। तो हमने देखा है कि जहां जहां स्त्रीलिंग शब्द होगा अंत में क्या आएगा साहब, दीर्घ स्वर है वो आने वाला है। इनमें क्या लगा सकता है, तो इच्छा है, ईश्वर ईश्वर है, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग वो कर सकता है। तब क्या हो जाएगा, ये हमारी दीर्घ संधि है वो बन जाती है। तो दीर्घ संधि का ये वाला जो दूसरा वाला पैटर्न था, इस वाले पैटर्न को लेकर हमने समझने का प्रयास किया है। इसमें क्या हो सकता है साहब, इस प्रकार के जो उपसर्ग हैं उनका प्रयोग हो सकता है, जैसे कि परी आ गया है ना, प्रति आ गया, जैसे कि वी आ गया, और जैसे कि आ गया साहब अभी है ना, अभी उपसर्ग है वो आ गया। इसके अलावा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर देखो अधि उपसर्ग भी हो सकता है ना, अधि उपसर्ग है, तो इन उपसर्गों से बन गया एक तो ये पैटर्न, और दूसरा बन गया साहब इनसे। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है, इन स्त्रीलिंग शब्दों में क्या करता है साहब, वो इस प्रकार से जोड़ता है और जोड़कर क्या बना सकता है, शब्द ना वो बना सकता है। तो वहाँ आराम से हम कर पाएंगे। तो ये हमारा दीर्घ संधि का दूसरा पैटर्न हो गया, जहां पर क्या होता है, इस संधि का निर्माण होने वाला है। अब इसी का तीसरा पैटर्न है साहब, है ना, इसी का तीसरा पैटर्न है वो क्या है साहब, कि अगर ऊ के बाद अगर ऊ होता है तो वहां पर भी क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ है ना हो जाता है। तो इससे भी क्या बनती है, ये संधि है वो बनती है। अब देखो इसमें दो ही उपसर्ग आते हैं, एक तो इसमें उपसर्ग अगर बात करूं तो यहाँ एक तो आता है अनु है और एक सु है, ये दो उपसर्गों का प्रयोग होता है और ज्यादातर बनती है ये दो तो उपसर्ग ये आ जाएंगे, और इनके अलावा जो बनेगी सु है और अनु है, ये दो तो उपसर्ग हो गए। इनके अलावा जो बनती है वो किनसे बनती है साहब, तो वो बनती है शब्दों से। अब इन उपसर्गों से तो कैसे बनेगी और फिर शब्दों से कैसे बनने वाली है, उनको लेकर हम समझते हैं। जैसे देखो हमारे पास में ये आया शब्द आया साहब सुक्ति, सुक्ति का जब संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है सूदन उक्ति है ना वो बनता है। तो ये देखो स है, स में क्या साहब ऊ है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया उक्ति आ गया, इधर ऊ और वो मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, सुक्ति है ना वो बन जाता है। तो सूदन उक्ति से सुक्ति है ना हो जाता है। सु का मतलब अच्छा है, उक्ति का मतलब कथन है, अच्छा कथन होगा वो क्या कहलाएगा, सुक्ति कहलाता है। इधर देखो यहां पर हमारे पास में शब्द आ गया साहब अनुदित, अनुदित का संधि विच्छेद करते हैं तो ये बनता है अनु प्लस उदित है ना वो बनता है, अनु प्लस उदित से अनुदित बनता है। ये अ है, ये न है, न में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आ गया, उदित आ गया। बताओ ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। मिलाएंगे देखो अ है, ये न में ऊ मिल जाएगा तो ये नु हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा साहब, उदित आ जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, अनुदित हो जाएगा। तो अनु प्लस उदित से क्या बनता है, अनुदित है वो बन जाता है। इन दो उपसर्गों से तो मिलकर इस प्रकार के शब्द ना वो बन गए साहब। फिर आगे क्या बनता है, तो इस संधि में और जो शेष नियम है इसमें और जो अगर हम बात करें तो ये बनती है उपसर्गों से, तो ये दो उपसर्ग आ गए और बाकी ये शब्दों से मिलकर बनती है। अब शब्द कैसे आएंगे साहब, तो शब्द आएंगे ऐसे, जैसे हमारे पास में शब्द आ गया साहब वधुल्लास आ गया है ना, वधुल्लास आ गया। ऐसे हमारे पास में शब्द आ गया साहब ये वाला, जैसे कि वधुक्ति है वो आ गया, वधुल्लास आ गया। अब वधुल्लास का जो संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर बनता है साहब वधु धन उल्लास है ना, वो इसका संधि विच्छेद वो बनने वाला है। अब वधु को मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि वधु शब्द स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग शब्द होगा तो अंत में क्या आएगा साहब, दीर्घ स्वर आएगा। तो यहाँ पर ऊ है ना वो क्या है साहब, दीर्घ ऊ है, तो यहाँ पर क्या जाएगा, दीर्घ ऊ का प्रयोग हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर आया साहब वह है, ये द है, द में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब उल्लास वो आ गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, और मिलाएंगे तो वह है, द में ऊ मिल जाएगा, दू हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा साहब ऐसा का ऐसा आ गया। तो ये क्या बन गया, वधुल्लास बन गया। यानी कि वधु की जो खुशी होगी वो क्या कहलाएगा, वधुल्लास कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर वधुक्ति आ रहा है क्या, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये बन जाएगा साहब वधु धन उक्ति है ना वो बन गया साहब। तो ये वह है, द में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आया, इधर आया उक्ति आया, इधर ऊ और ओ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। मिलाएंगे तो ये देखो वह है, अब ध में देखो ऊ मिल जाएगा तो दू हो जाएगा, और शेष क्या जाएगा साहब ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन जाएगा, वधुक्ति। वधुक्ति का मतलब हो गया वधु का जो खतन होगा वो क्या हो जाएगा, वधुक्ति, और वधु की जो खुशी होगी वो क्या कहलाएगी, वधुल्लास कहलाती है, ठीक है ना। इसी प्रकार देखो जैसे कि हमारे पास में शब्द आता है साहब भूष्मा है ना, ऐसे आ गया साहब भूदर्भ,
ऐसे आ गया जैसे कि हमारे पास में शब्द आ गया सा भूप्रिय है, वो आ गया, है ना। ऐसे आ गया हमारे पास में शब्द आ गया साब, ये वाला साधुपदेश है ना, वो आ गया, साधुपदेश है वो आ गया। इसी प्रकार से क्या आता है, तो जैसे कि आ गया हमारे पास में सर उर्मी है ना, वो आ गया, शर उर्मी है वो आ गया। इसी प्रकार से क्या आता है साहब, तो जैसे कि आ गया हमारे पास में लघुतम, है ना, लघुतम आ गया। ऐसे क्या आ जाएगा साहब आपका लघुर्मी आ जाएगा, लघुर्मी है वो बन जाएगा। अब देखो ये कुछ शब्द हमने देखा ना, है ना, जैसे कि आ गया साहब हमारे पास में बहुउद्देश्य आ गया, है ना, बहुउद्देश्य है वो आ गया। इसी प्रकार से अगर मैं बात करूं, है ना, ऐसे शब्द आ गए साहब। अगर ये आ रहे हैं और हमसे पूछा जाए कि बताओ इन शब्दों में संधि कौन सी होने वाली है, इन शब्दों में संधि कौन सी होने वाली है, तो हम बता देंगे साहब इसमें दीर्घ संधि होने वाली है। अब हमें कैसे पता चला कि इसमें दीर्घ संधि है साहब, तो दीर्घ संधि का इसलिए पता चला कि हमने देखा कि इन सभी में किसकी प्रयोग हो रहा है, यहाँ पर देखो दीर्घ ऊ का प्रयोग हो रहा है, यानी कि दीर्घ स्वर है, दीर्घ ऊ है, इसका प्रयोग हो रहा है, तो हमने पहचान लिया कि इसमें दीर्घ संधि है। अब संधि विच्छेद करेंगे साहब, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो इसका संधि विच्छेद होगा भूधन ऊष्मा हो जाएगा, ऊष्मा हो जाएगा। अब यहाँ पर भू को हमने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि भू है ना, इस भू का मतलब होता है भूमि, और भूमि है इसका मतलब स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो अंत में क्या आएगा, दीर्घ स्वर आ जाएगा, है ना। इधर क्या आ जाएगा साहब, ऊष्मा है ना, वो आ गया, इधर ऊ और ओ मिलकर क्या हो गया, दीर्घ ऊ हो गया। अब देखो भय में ऊ मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, भू हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा साहब, ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया, भूष्मा बन गया। तो भूमि की गर्मी है कि वो क्या कहलाएगी, भूष्मा कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर भूधर्व आता है, संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनता है भूधन उधर्व। उधर्व का मतलब होता है उठा हुआ भाग, उठा हुआ भाग है ना, वो कहलाता है साहब उधर्व, यानी कि भूमि का उठा हुआ भाग है ना, वो क्या कहलाएगा साहब, भूधर्व है वो कहलाता है। तो यहाँ पर देखो ये भय है, भय में क्या साहब ऊ है, इधर क्या आ गया, इधर आ गया साहब उधर्व आ गया। बताओ ऊ और मिलकर दीर्घ ऊ ही रहेगा, और मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा साहब, भूधर्व हो जाएगा। भाई भय में ऊ मिल गया तो भू हो गया, और ये ध रव ये ऐसा कैसा लिख दिया, तो भूमि का उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा, भूधर्व। अब भूमि का उठा हुआ भाग क्या होता है, तो या तो होता है पर्वत, और या क्या होता है साहब पहाड़। तो पर्वत या पहाड़ है उसके लिए किसका प्रयोग होता है, भूधर्व शब्द का प्रयोग होने वाला है। ऐसे देखो भूपरी है, इसका संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है भूधन ऊपरी, भू का मतलब भूमि हो गया, ऊपरी का मतलब ऊपरी भाग हो गया, तो भूमि का ऊपरी भाग क्या कहलाएगा, भूपरी कहलाता है। तो यहाँ पर भय में क्या निकल जाएगा साहब, ऊ निकल जाएगा, और इधर क्या आ गया, ऊपरी आ गया, तो ऊ और ऊ मिलकर क्या हो गया साहब, दीर्घ ऊ हो गया, और मिलाया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा साहब भूपरी है वो हो जाता है। भूमि का ऊपरी भाग है वो क्या कहलाएगा, भूपरी कहलाता है। इधर देखो यहाँ पर संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब साधुधन उपदेश, साधुधन उपदेश से क्या बनता है, साधु उपदेश वो बनता है। तो ये देखो सा है, ये द है, द में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आ गया, उपदेश आ गया, इधर ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, मिलाएंगे तो ये सा है, ये द है। अब देखो द में ऊ मिल जाएगा तो दू हो जाएगा, और बाकी का ऐसा कैसा गया, तो ये क्या बन गया, साधु उपदेश, यानी कि साधु के जो उपदेश होंगे वो क्या कहलाएंगे साहब, साधु उपदेश कहलाते हैं। इसी प्रकार देखो सरयू उर्मी है, यहाँ पर देखो इसका संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो ये बनता है सरयू। सरयू का मतलब क्या होता है साहब, सरयू नदी है, और उर्मी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लहर, लहर या तरंग है ना, इसके लिए इसका प्रयोग होता है ना। तो भूमि की सरयू नदी है, उसकी जो लहर या तरंग होगी वो क्या कहलाएगी, सरयू उर्मी कहलाती है। तो ये देखो स र ये है, ये में क्या साहब ऊ है, और इधर क्या आ गया, उर्मी आ गया। बताओ ऊ और ऊ मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, और मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, सरयू उर्मी हो जाएगा, यानी कि सरयू नदी की जो लहर या तरंग होगी वो क्या कहलाएगी, सरयू उर्मी कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर शिशु उल्लास आ रहा है क्या, तो देखो एक ही जगह मात्रा दिख रही है ना, संधि विच्छेद करेंगे साहब, तो इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, शिशुधन उल्लास है ना हो जाएगा, शिशुधन उल्लास इसका संधि विच्छेद हो जाता है। तो ये सी है, ये स है साथियों, यहाँ पर ऊ है, और इधर क्या आ गया, उल्लास है ना वो आ गया। बताओ ऊ और ऊ मिलकर क्या रहेगा, दीर्घ ऊ। अब मिलाएंगे तो ये देखो सी है, इस स में देखो ऊ मिल जाएगा तो सू हो जाएगा, और शेष क्या आ जाएगा, लास आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, शिशु उल्लास हो जाएगा, यानी कि शिशु की जो खुशी होगी वो क्या कहलाएगी, शिशु उल्लास कहलाती है। इधर देखो यहाँ पर बहुउद्देश्य है, संधि विच्छेद करते हैं साथियों, तो इसका संधि विच्छेद होता है बहुधन उद्देश्य। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको बहु को हमने ऐसे ही क्यों लिखा, इस बहु का मतलब होता है अत्यधिक, ये उपसर्ग है, तो इसका मतलब होता है अत्यधिक, और उद्देश्य का मतलब क्या होता है, उद्देश्य का मतलब हित होता है। तो कई उद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखा जाए, वो क्या कहलाता है, बहुउद्देश्य कहलाता है।
अगर इसको हमने इस प्रकार से संधि विच्छेद कर दिया तो इस बहु का तो मतलब क्या हो गया, इस बहु का तो मतलब हो गया पुत्रवधु। तो यहाँ पर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, बहु आएगा, और उद्देश्य ऐसे लिखा जाता है ना। तो इसका संधि विच्छेद होगा साहब बहुधन उद्देश्य, इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ये ब है, यहाँ पर है में ऊ है, और इसके बाद में क्या आ गया साथियों, इधर आ गया उद्देश्य। बताओ ऊ और वो मिलकर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। मिलाएंगे तो ये देखो ब है में देखो ऊ मिल गया तो हु हो गया, और शेष क्या आ गया, ऐसा का ऐसा गया। तो ये क्या बन गया, बहुउद्देश्य बन गया। तो बहुधन उद्देश्य से बहुउद्देश्य शब्द का निर्माण हो जाता है। इसी प्रकार देखो यहाँ पर लघु ऊर्मी है, संधि विच्छेद करते हैं साहब, तो इसका संधि विच्छेद होता है लघुधन ऊर्मी। ऊर्मी का मतलब क्या होता है, तो लहर या तरंग होता है, और लघु का मतलब क्या हो जाएगा, छोटी। तो छोटी लहर या तरंग होगी वो क्या कहलाएगी साहब, लघु ऊर्मी कहलाती है। तो यहाँ पर ये ल है, ये ग है, ग में क्या साहब ऊ है ना, ग में क्या हो जाएगा ऊ है, और इधर क्या आ गया ऊर्मी है ना, वो आ गया। बताओ क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, लघु ऊर्मी। इधर देखो लघुतम है क्या, तो संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद होता है साहब लघुधन उत्तम। लघु का मतलब छोटा हो गया, उत्तम का मतलब अच्छा हो गया। जो छोटा भी हो लेकिन अच्छा भी हो वो क्या कहलाएगा, लघुतम कहलाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ हो जाएगा। अब देखो ल तो ऐसा कैसा गया, इसे घ में देखो ऊ मिलेगा तो घू हो गया, और शेष क्या आ जाएगा, तम आ गया। तो ये क्या बन जाएगा साहब, लघुतम बन जाएगा। तो जो छोटा भी हो लेकिन अच्छा भी हो वो क्या कहलाएगा, लघुतम कहलाता है। तो हमने देखा है कि यहाँ पर जो दीर्घ संधि बनती है, इस दीर्घ संधि का निर्माण वो 3 प्रकार से हो गया। एक तो ए वाला हो गया, एक ई वाला हो गया, एक ऊ वाला पैटर्न हो गया। ई वाला जो पैटर्न है, इस ई वाले पैटर्न में क्या होता है साहब, सु और अनु है, ये दो उपसर्ग का प्रयोग होता है, और बाकी ये क्या बनता है साहब, ये शब्दों से बनता है। तो शब्द में इसमें जो स्त्रीलिंग शब्द आएंगे जैसे कि बू आ गया, वधु आ गया, है ना, तो इनमें क्या होता है, दीर्घ स्वर का प्रयोग होता है। समझ में आ गया साथियों। तो ये हमने दीर्घ संधि है, इसका निर्माण कहाँ कहाँ किस किस प्रकार से होता है, इनसे बनने वाले कैसे कैसे उदाहरण होते हैं, उन सभी को लेकर हमने समझने का प्रयास है वो कर लिया है। अब हमारी जो आगामी क्लास होगी, उस आगामी क्लास में हम क्या बात करेंगे साथियों, तो आगामी क्लास में हम बात करेंगे कि दीर्घ संधि है, उस दीर्घ संधि के कुछ अपवाद होते हैं जिनको हम बोला करते हैं दीर्घ संधि के विशिष्ट उदाहरण। तो यहाँ पर दीर्घ संधि का जो नियम है वो लगेगा, लेकिन फिर भी उनके अनुसार परिवर्तन नहीं होगा। उनको लेकर हम आगामी जो क्लास होगी उसमें हम समझने का प्रयास है वो करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही साथियों, फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। और ये जानकारी, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप अपने साथियों के साथ भी इस क्लास को शेयर करने का काम है वो करिएगा। और क्लास अगर चैनल पे आप नए हैं तो क्लास को लाइक करने का कार्य है, चैनल को सब्सक्राइब करने का काम है, बेल आइकन को क्लिक करने का काम है वो आप करिएगा। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं आगामी क्लास में। अभी के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।